नमस्कार सभी को। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण की समस्याएं क्या हैं। वैश्वीकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्रियाएं आती हैं जो कि मानव के विकास या मानव के कल्याण से संबंधित हैं और विश्व के सभी देश मिलकर के मानव के विकास के लिए एक साथ आते हैं। वो कहलाता है वैश्वीकरण। अब ये जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इस वैश्वीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रति विभिन्न विचारों के जो विचार हैं, विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, वो वैश्वीकरण के प्रति अलग अलग हैं। जैसे कि विकासशील देशों के जो विचारक हैं, वो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है या वैश्वीकरण जो है उसको एक अदृश्य विपत्ति के रूप में देखते हैं और इनके अनुसार वैश्वीकरण के कुछ लाभ हैं, लेकिन यह अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के अधीन भी बना सकती है। यानी एक संशयवादी संप्रदाय है जिसकी ये मान्यता है कि वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रभाव जो हैं वो सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक अधिक हैं और वैश्वीकरण से जिस नई व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिला है, उससे आगे आने वाले समय में विकसित तथा विकासशील देशों तथा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में एक ऐसा संघर्ष पैदा हो सकता है जिसे सुलझाना बहुत ही कठिन होगा। जो समाज विज्ञानी हैं वो ये मानते हैं कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो उतनी सरल भी नहीं है जितना कि साधारणतः इसे समझ लिया जाता है। और इनका तर्क है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के एकीकरण के प्रभाव चाहे जो भी हों, लेकिन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का एकीकरण जो है वो विभिन्न देशों की संस्कृति व मूल्य व्यवस्था पर आघात है। इसे वो मूल्य व्यवस्था, संस्कृति के लिए और समाज के लिए इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उचित या अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसकी जो समस्याएं हैं उसमें पहली समस्या अगर हम लें तो ये कि जो विकासशील और पिछड़े हुए देश हैं वो अपनी आंतरिक समस्या, उनमें बहुत सारी अपनी स्वयं की आंतरिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, परंपरागत जीवन, कमज़ोर वर्गों का शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार इत्यादि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन दशाओं के बीच में, इन समस्याओं के बीच में जो विकासशील और जो गरीब जो देश हैं, उनकी ऐसे दशाओं के बीच वैश्वीकरण के फलस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए देशों पर विकसित राष्ट्रों का प्रभाव पड़ेगा और वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। दूसरी हम बात कर सकते हैं इसके अंतर्गत कि सांस्कृतिक आधार पर आज विकासशील देशों की सांस्कृतिक पहचान तेजी से कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। अधिकांश देशों पर विकसित देशों की सांस्कृतिक विशेषताएं, क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील सब और गरीब जो देश हैं वो सभी देश मिलकर के और सभी के विकास की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रतिबंध होते हैं, चाहे वो पूंजी के ऊपर हो, चाहे वो व्यापार पे हो, चाहे वो तकनीकी पे हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी पे हो, चाहे वो मानवीय जो बौद्धिक संपदा उसके ऊपर हो, इस पर किसी भी प्रकार का जो है ना वो प्रतिबंध नहीं होता, बल्कि मुक्त आदान प्रदान होता है। तो इससे एक देश की जो संस्कृति है और जो सामाजिक विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं व्यवहार के तरीके हैं, खान पान है, शिष्टाचार के ढंग हैं, विभिन्न आयोजनों, भाषा और सामाजिक मूल्यों जो हैं, उनका प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर भी बढ़ने लगता है ना। इससे पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में सामाजिक और आर्थिक तनावों की एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। आगे हम इसके जो हानियां हैं वैश्वीकरण की, या जिसको जो नकारात्मक प्रभाव है, उसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप कम विकसित देश जो है वो उन देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं जिन्होंने उद्योगों, व्यापार, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, संचार और पूंजी के संचय में अधिक सफलता प्राप्त कर ली है। और इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि वैश्वीकरण से होने वाले आर्थिक विकास का लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिल पाता है। अगली हम इसमें हानि बात
हानि की बात कर सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव की बात कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, एक खुली बाजार व्यवस्था विकसित होती है। तो इसमें कुछ लोगों की कार्यकुशलता तो ज़रूर बढ़ती है कि लोग जो हैं वो अपनी व्यक्तिगत जो उनकी तकनीकी जो योग्यता है, कार्यकुशलता है, उसको बढ़ा करके अन्य देशों में जाते हैं और वहाँ पे रोज़गार के अवसर प्राप्त करते हैं वो। लेकिन अधिकांश लोग बेरोज़गार होने लगते हैं और जिन देशों की अर्थव्यवस्था खेती, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर आधारित होती है, वहाँ अधिकांश लोग व्यापार के परंपरागत तरीकों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं कि वे नए युग की, नए समय की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अपनी कुशलता को बढ़ा सके। यह जो दशा है वो धीरे धीरे जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से में अकेलेपन की असहज प्रवृत्ति को बढ़ाने लगती है। वैश्वीकरण से बाजारवाद की संस्कृति को बढ़ावा मिला है, जिससे हर चीज को बिकाऊ माल की तरह पेश किया जाता है और उपभोक्तावाद को एक अभियान का रूप प्रदान कर दिया जाता है। वैश्वीकरण की अगला हम नकारात्मक प्रभाव ले सकते हैं कि वैश्वीकरण ने आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों में, जो आर्थिक रूप से गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें उपभोक्तावाद की एक गंभीर समस्या को उत्पन्न किया है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापन पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती हैं और साथ ही क्या करती हैं, वो इन वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यक्तियों की ऋण की सुविधाओं का उनको व्यक्तियों को ऋण लेने की सुविधाओं का लालच भी देती हैं कि वो अगर उनके पास में पैसे नहीं है किसी भी सुविधा को, है ना, सुविधा का उपभोग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर उनको बताया जाता है कि आपको इस तरीके से ऋण जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। आपसे कुछ नॉर्मल जो भी नॉर्मल साधारणतया एक छोटी सी खोजबीन होगी, आपके बारे में एक थोड़ी जानकारी प्राप्त की जाएगी, उसके बाद में आपको ऋण दे दिया जाएगा और जिससे कि आप उस सुविधा का उपभोग कर सके, उस वस्तु को आप खरीद सके। तो फलस्वरूप सामान्य लोग भी क्या होते हैं कि अपनी आय के दायरे से बाहर निकल करके, उनकी कैपेसिटी नहीं है वो चीज़ खरीदने की या फिर उस सुविधा का उपभोग करने की, लेकिन वो भी चूंकि उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो वो लोग भी अपनी आय के दायरे से बाहर निकल करके वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो इस ऋण के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फंस जाने के बाद में फिर मानसिक तनाव या पारिवारिक विघटन जैसे होने लगता है, मानसिक तनाव का वो शिकार होने लगते हैं। अगली हम इसके अंतर्गत बात कर सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती है। जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है या जो वैश्वीकरण है, इसके फलस्वरूप बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि वैश्वीकरण के फलस्वरूप होने वाली जो दशाएं हैं, जो दशाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें जिस तरह की योग्यता और कुशलता जरूरी होती है वह अधिकांश लोगों में नहीं होती है। केवल कुछ लोग ही इस तरीके से सक्षम होते हैं कि वो उन जो तकनीकी जो उनकी योग्यता है वो उसे प्राप्त कर सके या संबंधित विषय की वो पढ़ाई कर सकें, है ना, उसमें अध्ययन कर सके, अध्ययन करके अपने आप को उस विषय के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत पारंगत कर सकें। लेकिन जैसे भारत जैसे विकासशील देश है या अल्प विकसित जो देश है, तो भारत जैसे देशों में ही इस समय विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों, कार्यालयों और दूसरे प्रतिष्ठानों में तकनीकी योग्यता वाले जो, है ना, जो पद हैं वो लगभग खाली पड़े हैं। तो इनके लिए, क्योंकि इनके लिए जो कार्यकुशलता की आवश्यकता है वो अधिकांश उससे प्राप्त कर जो उस कार्य को कर सकने की क्षमता वाले, जो कुशलता वाले लोग हैं, वो युवा भारत के अंदर उपलब्ध ही नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे युवक जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार की तलाश में है वो। तो वैश्वीकरण के कारण बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि हम तकनीकी जो योग्यता वाले, जो कार्य कुशलता वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, हम उनको ले ही नहीं पाते हैं कि भाई वो आएँ और वो काम करें, क्योंकि वो जो कार्य कर सकने की जो क्षमता है, जो तकनीकी कुशलता है और जो योग्यता है, जो प्रबंधन है, उससे सीखने में ही बहुत सारे पैसे चाहिए। तो ऐसे भारत जैसा गरीब देश है, विकासशील देश है, तो उसमें
क्योंकि लोग गरीब हैं इसलिए वो उस कार्यकुशलता को प्राप्त करने के लिए, है ना, पहुंच ही नहीं पाते हैं वहाँ तक। तो एक तरफ तो पहुंच नहीं पाते, पद खाली पड़े रहते हैं, स्थान का वैकेंसियाँ नौकरियाँ खाली पड़ी रहती हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार भी घूमते रहते हैं। अगली हम इसके अंतर्गत बात कर सकते हैं कि विकासशील देशों में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी पहले से ही कम थी, और आज भी अधिकांश श्रमिक असंगठित और छोटे छोटे उद्योगों में काम करके अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से जब आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो बढ़ने लगी तो नियोजित रूप से श्रमिक संगठनों को कमजोर किया जाने लगा, और इससे वेतन और मजदूरी के क्षेत्र में श्रमिकों की सौदेबाजी की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगी है। अनेक लोग ये भी दावा करते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक देश में उत्पादन बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, और आंकड़ों के आधार पर यह बात सच भी है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य देश में लोगों की औसत आय से होता है। वास्तविकता तो यह है कि बड़े बड़े उद्योगों और कंपनियों की आय में जहां बहुत अधिक वृद्धि हुई है, वहीं किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, मध्यम वर्ग के सामान्य लोगों की आर्थिक समस्याएं पहले से भी अधिक बढ़ गई है, और इसका तात्पर्य है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं। एक इसमें हम बात कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो विकसित देशों का नियंत्रण जो है वो अन्य देशों के ऊपर काफ़ी बढ़ा है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विकसित देश विकासशील देशों की प्रगति हेतु उनके विकासशील देशों की जो प्रगति हेतु किए गए प्रयासों में सहायता करेंगे। जब ये वैश्वीकरण की जो भावना आई थी उसका तात्पर्य जो उनके यही था कि भाई जो विकसित जो देश हैं, वो जो गरीब देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं या जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी प्रगति में, है ना, और जो वो अपने उनकी प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं उसमें विकसित देश इनकी सहायता करेंगे। परंतु कभी कभी विकसित देश निरंकुश भी हो जाते हैं और कमज़ोर देशों पर अपनी बात को मानने का दबाव बनाते हैं या फिर अपनी नीतियों को मानने का दबाव बनाते हैं, और अपने पक्ष में निर्णय करवाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक मुद्दे पर सहयोग दे करके अन्य मुद्दों पर अपने पक्ष में मत देने हेतु बाध्य भी कर सकता है। इसके अंतर्गत कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ये जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ना, जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ये केवल जो अमेरिका है या फिर जो यूरोप है उसके प्रभुत्व वाली प्रक्रिया है। यानी इसके वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ कि सब चीज़ों का या तो यूरोपीयकरण हो गया या फिर इसका अमेरिकीकरण हो गया। तो इस वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ये मान करके इसे संशय की दृष्टि से देखते हैं, और इससे सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक जो इसके प्रभाव है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। और वास्तविक जो हम अगर वैश्वीकरण के संदर्भ में देखें तो वैश्वीकरण संपन्न और ताकतवर देशों के द्वारा दिया जाने वाला एक लुभावना नारा है, और इसके द्वारा ऐसे जो बाहरी देश हैं जो हैं वो बाहरी तौर पर यह दिखाना चाहते हैं कि उनका उद्देश्य विकासशील और पिछड़े देशों का, जो पिछड़े हुए देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। लेकिन व्यावहारिक रूप से जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, विभिन्न देशों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकसित देशों की सुविधा के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार जो उनको अपन यूँ कहें कि उनके देश के लिए जो अच्छा है उसके अनुसार प्रौद्योगिकी, विभिन्न सेवाओं, मानवीय अधिकारों, पूंजी के निवेश, न्याय, व्यापारिक अनुशासन से संबंधित नियम तय करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कमज़ोर जो देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, वो आर्थिक रूप से धीरे धीरे समृद्ध या विकसित देशों के अधीन होने लगते हैं, और इस दशा को समाजशास्त्रियों के नव उपनिवेशवाद के नाम से भी संबोधित किया है। तो ये कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव थे जिनकी हमने चर्चा की है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो परिवर्तन की सकारात्मक की जगह नकारात्मक अधिक है।
धन्यवाद।